संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज के समाचार आप मन के सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हों और बिना समय खोए सीधा समाचार में आता हूँ, हिंदी में आता हूँ और शुरू होता हूँ। पहला समाचार, 1 नवंबर का जो डेट है, वैसे तो राज्योत्सव होता है और इस साल एक समाचार तो ये भी है कि इस साल राज्योत्सव में दिए जाने वाले राज्य अलंकरण यानी राज्य स्तरीय जो सम्मान है वो सम्मान वर्चुअल दिए जाएंगे, ऑनलाइन दिए जाएंगे, कोई बड़ा आयोजन नहीं होगा। जैसा कि कल की भी न्यूज में मैंने आपको बताया था कि एकमात्र आयोजन जो राज्य स्थापना दिवस का होगा वो मुख्यमंत्री महोदय के निवास स्थान पर होगा। इसके अलावा और कोई भी बड़े आयोजन किसी जिले पर नहीं किए जाने हैं। अब बात करते हैं कि ये जो समाचार है 1 नवंबर से जुड़ा हुआ वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं और उनसे संबद्ध जो भी संस्थान हैं पढ़ाई के, वहां 1 नवंबर से अध्ययन की शुरुआत हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि यह अध्ययन ऑफलाइन मोड पर अभी हो पाना संभव नहीं है, इसलिए ऑनलाइन ही पढ़ाई की जाएगी। ये नोटिस जारी की गई है। इसका मतलब यह है कि जितने लोग इस सत्र के लिए एडमिशन लिए हैं उन सभी की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी। उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और पोर्टल उनको अलॉट किया जाएगा जिसके माध्यम से वो पढ़ सकेंगे। 1 नवंबर से ये जो पढ़ाई होगी उसके लिए यह तय कर दिया गया है कि 22 अक्टूबर तक जितने भी एडमिशन के प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया जाए और फिर ये पढ़ाई का दौर शुरू कर दिया जाए। कोर्स में कुछ कटौती होने की संभावना जताई गई है और जो कि होना भी चाहिए। तो देखते हैं कितने प्रतिशत कटौती के साथ आप इस साल इस सत्र का कॉलेज कंप्लीट करेंगे। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर। पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे देश के लिए मिसाल बनकर के सामने उभरा है। इस राज्य के द्वारा शुरू किए गए इस बेहतरीन कार्यक्रम को न सिर्फ पूरे देश में सराहना मिल रही है बल्कि कुछ राज्य इस मॉडल को अपने यहाँ अप्लाई भी कर रहे हैं। तो भाई ये जो मॉडल है पढ़ई तुहर द्वार, इसका उद्देश्य था ऑनलाइन पढ़ाई स्कूली शिक्षा में प्रोवाइड करना। हर चीज ऑनलाइन ही हो रही है और इसलिए आप और हम भी अभी ऑनलाइन मुखातिब हो रहे हैं। वैसे ये भी बता दूं कि मेरी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, छत्तीसगढ़ भूगोल और इतिहास। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है मेरा, संपर्क कर सकते हैं मुझसे। अब बात करते हैं इस न्यूज पर वापस आकर। पढ़ई तुहर द्वार कार्यक्रम ये अब तक छत्तीसगढ़ के काफी सफल कार्यक्रम में से एक माना जा रहा है। इसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया था cgschool.in, जिसके माध्यम से स्कूल के बच्चों को जोड़ा जाता था और अलग अलग कक्षाओं की क्लासेस इनको प्रोवाइड की जाती थी। अब तक 39.57 लाख ऑनलाइन कक्षाएं कंडक्ट कराई जा चुकी हैं और इनसे छात्रों को लाभ भी हुआ है। जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है उन क्षेत्रों में पढ़ई तुहर पारा यानी कि मोहल्ला क्लासेस, पारा क्लासेस जैसी कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा बुल्टू के गोट जैसे कार्यक्रम भी चलाए गए। बहरहाल इस योजना ने जितना हाइप प्राप्त किया, जितनी ऊंचाई प्राप्त किया, वो और किसी योजना को इस कोरोना काल में प्राप्त नहीं हो पाया। तो बहुत बहुत बधाई सभी शिक्षकों को जो इसमें मन लगा करके कार्य कर रहे हैं। अब बात करते हैं बस्तर अकादमी की। बस्तर अकादमी, इसकी स्थापना की जा रही है। 65 लाख रुपए की राशि मंजूर भी हो गई है। बिल्डिंग नई बनाने के बजाय बस्तर में ही मौजूद आसना नामक गांव में स्थित एक मॉडल भवन को, यानी कि एक तरह से टूरिस्ट प्लेस जब रहता है कहीं पर तो वहां टूरिस्ट के रुकने का एक जगह होता है, होटल की तरह मोटेल समझ लीजिए। बस उस भवन को बस्तर अकादमी के रूप में यूज किया जाएगा अभी, जब तक कि नई बिल्डिंग बन नहीं जाती। वैसे तो बिल्डिंग ना बना करके इसी में संचालन किया जाने का फैसला है। बहरहाल आपको और हमको इससे मतलब नहीं, हमको जानना है कि बस्तर अकादमी क्या करेगी। बस्तर अकादमी बस्तर से लुप्त हो रही कला और संस्कृति को सहेजने का काम करेगी। युवाओं को ट्रेनिंग, प्रशिक्षण आदि दिया जाएगा ताकि वो, सोचिए क्या दौर आ गया है कि कला और संस्कृति को बचाने के लिए भी प्रशिक्षण की जरूरत पड़ रही है, जबकि ये समाज को खुद से करना चाहिए। और इसके क्या कारण हो सकते हैं इस पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि समाज जो है वो अपनी मूल विचारधारा को अब खो रहा है। तो भाई ट्रेनिंग की जरूरत तो पड़ने लगी। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा इस बार विशेष सत्र बुलाने वाला है दीपावली के बाद, यानी कि नवंबर माह के दूसरे वाले जो पखवाड़े हैं उसमें ये सत्र बुलाए जाने की संभावना है। और इसको क्यों बुलाया जा रहा है पहले ये भी समझ लेते हैं। विशेष सत्र बुलाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो जो कृषि कानून लागू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके विरोध में 4 विधेयक लेकर आने वाली है राज्य सरकार। कृषि वैसे तो बहुत हद तक राज्य सरकार का ही विषय है, ये आप संविधान पढ़ के जानते ही होंगे।
तो इस मामले में राज्य सरकार भी कुछ कानून बना सकती है। फोर्सफुली लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है केंद्र के द्वारा, अभी ये जाहिर नहीं है। बहरहाल आप ये जानिए कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार केंद्रीय कानून का विरोध करते हुए 4 विधेयकों के माध्यम से इस पर एक विशेष सत्र का आयोजन करने वाली है। 3 सत्र आमतौर पर होते हैं, जो कि परंपरा है, वैसे होने साल में 2 चाहिए, संविधान तो ये कहता है 3 सत्र होते हैं, और इन सत्रों के अलावा जरूरत पड़ने पर विशेष सत्र बुलाए जाते हैं। तो ये विशेष सत्र अब बुलाया जाने वाला है। आप बताइएगा कौन कौन से 3 सत्र होते हैं कमेंट बॉक्स पे। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। राहुल गुप्ता की बात करते हैं। राहुल गुप्ता किसी परिचय के मोहताज नहीं है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन कहा जाता है इन्हें, यानी कि पर्वतारोहण के लिए जो शिखर पुरुष है वो है राहुल गुप्ता साहब। राहुल गुप्ता साहब दुनिया भर की अलग अलग चोटियों को फतह कर चुके हैं, जीत चुके हैं। अब उनके नेतृत्व में 20 सदस्यों का एक दल एक और चोटी को जीतने जा रहा है, एक और चोटी पर तिरंगा लहराने जा रहा है। ये चोटी माउंट फ्रेंडशिप पीक की होगी, जो कि 19,000 फीट की ऊंचाई पर है। माउंट फ्रेंडशिप पीक 19,000 फीट की ऊंचाई पर, और ये हिमाचल प्रदेश के सोलांग घाटी में मौजूद है। तो ये आपको याद करना है, सोलांग घाटी 19,000 फीट की ऊंचाई और माउंट फ्रेंडशिप पीक। फ्रेंडशिप वो है तो आपको याद तो हो ही जाएगा ना। खैर, तो ये जो प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा, उसमें छत्तीसगढ़ अंचल के बस्तर और जशपुर के भी प्रतिभागी साथ जा रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि के भी कुछ पर्वतारोही इस दल में शामिल हैं, लेकिन लीडर जो है वो छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन यानी कि राहुल गुप्ता है। तो बधाई हो इनको, और उम्मीद करते हैं ये अभियान सफल हो। ऐसे ही एक अभियान पर और बात करते हैं। टुमेश्वर वर्मा और मनीषा वर्मा, ये 2 नाम छत्तीसगढ़ के उन दंपति के नाम हैं जो कि पर्वतारोहण किए। कई कोरोना काल में लोग बहुत सारी चीजें कर रहे थे अपने घरों में, लेकिन ये पर्वत चढ़ने निकल गए, और पर्वत चढ़ने निकले भी तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए। पाताल सू नाम की चोटी पर जाकर के इन्होंने 30 फीट लंबा तिरंगा फहरा दिया, और छत्तीसगढ़ के फर्स्ट ऐसे कपल बने, फर्स्ट ऐसी जोड़ी बनी जिन्होंने पाताल सू की चोटी पर तिरंगा फहराया। मनाली में स्थित है ये चोटी, और अब इनका नाम दर्ज हो गया छत्तीसगढ़ के फर्स्ट एवर कपल के रूप में, जिन्होंने पाताल सू चोटी पर छत्तीसगढ़ की तरफ से तिरंगा लहरा दिया। तो देखें भाई, वैसे तो शादी ब्याह में साथ साथ चलना भी पर्वतारोहण से कम नहीं है, और ये तो सच में पर्वत पे चढ़ गए। तो बधाई हो इन दोनों को। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। तो ये है फदहा खार। फदहा खार नाम की जगह, ये जो जगह है ये बिलासपुर में चुनी गई है। क्यों चुनी गई है? आपको याद होगा नगर वन योजना, और अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं याद दिला देता हूं। 5 जून सन 2020 वाली बात हो रही है, यानी कि यही वाला जो वर्ष रहा है। इस वर्ष 5 जून को तय किया गया था कि नगर वन योजना बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के कम से कम 50 हेक्टेयर भूमि पर वन विकसित करना, जिससे क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा, जलवायु जो है वो लचीली बनी रहेगी, ऑक्सीजोन की तरह एक एरिया क्रिएट हो सकेगा, प्रदूषण में कमी आएगी। इन सब विचारों को, और साथ साथ औषधीय आदि पादप जो है वो संरक्षित हो सकेंगे। इन सब विचारों को ध्यान में रख करके ये परिसर बनाए जाएंगे हर शहर में, ऐसा तय किया गया था। छत्तीसगढ़ में इसमें 6 शहर जो है वो चुने गए हैं, जिसमें अंबिकापुर, रायगढ़, कोंडागांव, रायपुर, दुर्ग के अलावा बिलासपुर भी है। बिलासपुर में ये काम शुरू हो गया है और फदहा खार में बनाया जा रहा है। बाकी इन जगहों पे अंबिकापुर, रायगढ़, कोंडागांव, रायपुर और दुर्ग में बनना बाकी है। जब बनेगा तो देखेंगे कहां बन रहा है। वैसे ध्यान रखें 50 हेक्टेयर कम से कम, अधिक जिले पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। पोरथ धाम एक पर्यटन केंद्र, एक ऐसा पर्यटन बिंदु जो कि 2 राज्यों को जोड़ रहा होता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लगभग मिलन को दिखाता हुआ पोरथ, ये एक पवित्र भूमि है, एक ऐसी जगह जहां महानदी के किनारे स्वयंभू शिवलिंग निकला हुआ है और उस पर मंदिर बना हुआ है, जिसे पोरथ धाम कहा जाता है। कहते हैं बहुत साल पहले, अब ये कितने साल पहले है ये तो कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन एक ऋषि, पुलह नाम के ऋषि यहां आए। उन्होंने तप किया जैसे भागीरथी ने किया था। भागीरथी याद है, गंगा को धरती पे लाने के लिए तप किए थे। बस उस तरह से इन्होंने तप किया और चाहते थे कि यहां भी उसी तरह की पवित्र नदी बहे। तो फिर महानदी को इस मार्ग से बहना पड़ा और ये जगह इस तरह से पवित्र हुई। इस जगह पर भी अस्थियां विसर्जन किया जाता है। ये भी एक फैक्ट है जो आपको जान लेना चाहिए। कोरोना काल में जब लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं अस्थि विसर्जन करने के लिए इलाहाबाद,
तो यहाँ भी अस्थि विसर्जन का कार्य चल रहा है, फिर चाहे वो उड़ीसा के लोग हों या छत्तीसगढ़ के लोग हों। वैसे ये पोरत धाम पुसौर ब्लॉक और कहीं कहीं सरिया ब्लॉक लिखा रहता है। वैसे तो रायगढ़ से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये जगह मिल जाएगी और बहुत खूबसूरत एक जगह है जहां पर्यटन की अकूत संभावना है, यानी भरपूर संभावनाएं हैं। जो कि दो चीजें मैं आपको बताया, एक स्वयंभू शिवलिंग मंदिर, इसके अलावा पुलह ऋषि का आश्रम जो कि अब बचा खुचा है बस थोड़ा बहुत, इसके अलावा कपिलेश्वर मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर जैसे मंदिर है। साथ ही साथ बहुत सुंदर घाट तैयार किया गया है, जैसे बनारस में घाट होते हैं उस तरह के घाट तैयार किए गए हैं। और भाई देखें, इस जगह को अगर आप रायगढ़ में रहते हैं तो जाकर के देख करके आइए, पर्यटन का एक बड़ा सुंदर सा केंद्र है ये। बहरहाल पोरत धाम पे मकर संक्रांति का मेला भी लगता है, जो कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होता है। तो इतना था पोरत धाम के बारे में। आप में से कोई अगर गए हैं तो बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा था। इसके बाद बात करते हैं कारुआ पहाड़ी की। कारुआ पहाड़ी पे अभी एक नक्सली घटना हुई है और इस कारण ये चर्चा में आ गया। ये क्षेत्र राजनांद गांव है और पहाड़ी का नाम आप याद कर लीजिएगा, कारुआ पहाड़ी। बुक में नहीं मिलेगा भूगोल वाली, तो याद करना जरूरी है। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, होम स्टे टूरिज्म। होम स्टे टूरिज्म एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो कि राज्य सरकार अपने पर्यटन विभाग के माध्यम से शुरू करने वाली है। बहरहाल अभी ये शुरुआती स्टेज में है, देखना है इसमें क्या क्या कार्य हो पाता है। मैं समझा देता हूं इसको थोड़ा सा। बहुत सारे विदेशी पर्यटक या अलग राज्यों के पर्यटक जो हमारे राज्य में आकर के पर्यटन करना चाहते हैं, वो रुकने के लिए या तो होटल तलाशते हैं या मोटेल तलाशते हैं। ऐसे में कितना ही बेहतर हो कि उनको ग्रामीण एरिया में रुक करके वहां की प्राकृतिक खूबसूरती को देखने, वहां की कला संस्कृति से वाकिफ होने का मौका मिले, यानी गांव वालों के बीच रह करके ही गांव को जानने और आसपास के क्षेत्रों को जानने का मौका मिले। इसे होम स्टे कहा जाता है। इसके लिए आमतौर पर जैसे आप बनारस वगैरह जाएंगे ना, तो वहां तो घर में ही रेंट पे दे करके रोकने का रिवाज है, कल्चर है। हमारे यहाँ रेंट पे ना रोके, लेकिन कुछ ऐसी बिल्डिंग, पारंपरिक पर्यटक आवास आदि बनाए जा सकते हैं गाँव में, जहां गांव के बीच ही वो रुक करके, पर्यटक रुक करके अपना जो पर्यटन है वो कंप्लीट करें और साथ साथ कला संस्कृति से वाकिफ भी हो। इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी महिला स्व सहायता समूहों को, जिसके माध्यम से उनका मेंटेनेंस जो है वो कंप्लीट किया जाए, खाने पीने की आवश्यकता से लेकर साफ सफाई आदि। और इससे दो चीज होगी, एक तो पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, तेजी आएगी पर्यटन में, और दूसरा महिलाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो पर्यटन विभाग की योजना है, उम्मीद करते हैं सफल हो। और देखें, अगर आपने काशी का 80 करके एक बेहतरीन किताब है वो पढ़ी हो तो उसमें काफी कुछ होम स्टे के बारे में बताया गया था। और नहीं तो सनी देओल साहब की एक फिल्म भी आई थी काशी के 80 पर बेस्ड, तो अगर आप वो देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। कांगेर घाटी नेशनल पार्क की कुछ गुफाओं के बारे में आज जानकारी दी थी, सोचा आपसे भी साझा कर देते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्र है वो चूना पत्थर से बनी हुई गुफाओं के लिए जाना जाता है। बड़ी सुंदर संरचनाएं होती हैं, स्टेलैग्माइट और स्टेलैक्टाइट वाली संरचनाएं होती है, यानी वो झूमर नुमा संरचना जो चूने के पानी के टपक टपक करके जम जाने से बनती है। अब इसमें जो खूबसूरत है वो है कुटुमसर की गुफा, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। लेकिन कुछ और गुफाएं हैं जो इसी श्रेणी में आती हैं, नाम देख लेंगे। दंडक गुफा, कैलाश गुफा, झूमर गुफा, इसके अलावा सीत गुफा और देवगिरी गुफा, ये सभी भी उस क्षेत्र की गुफाएं हैं और उसी कैटेगरी की गुफाएं हैं। ध्यान रखिएगा, चूने पत्थर की गुफाओं का जो एरिया होता है बेहद खूबसूरत होता है और आपको ऐसा लगता है कि आप फानूस लगे हुए, यानी कि झूमर लगे हुए किसी क्षेत्र में टहलने निकले हैं। तो कभी मौका लगे तो इस जगह की यात्रा करके आए और अपना अनुभव बताएं। बहरहाल अनुभव आप ये भी बता सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप में जुड़ करके कि मुझसे जुड़ने का अनुभव आपका कैसा रहा अब तक। चलिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूं। बहरहाल इस पर कोई भी आप संपर्क कर सकते हैं और मेरे ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम और शहर का नाम लिख करके भेजिएगा। बस इतना ही था। अब ध्यान रखना है अपना और अपनों का, और आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।